जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसा कि अपन पिछली बार जो है इसमें सर्वेक्षण की तकनीकों में दो चैप्टर्स की कंप्लीट कर चुके थे। अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो भी हमको कंप्लीट करने हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा केवल ये है कि जब आप जो अल्टरनेटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो आपकी प्रोबेशन मतलब इसे ट्रेनिंग से आपको दिया जाएगा, तो वो कम से कम सिलेबस इसका जो बुक्स में है वो कंप्लीट हो। और ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये जो भी सिलेबस है बहुत बेसिक है। यानी कि जो ऑफ़लाइन कोर्सेज़ चलते थे, जब ऑफ़लाइन चीज़ें चलती थी, तब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन जो भी काम हो रहा है उसका बेस यही रहेगा हमेशा, है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखें। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सर्वेक्षण की प्रकृति क्या है, तो विज्ञान, कला, दोनों या कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें कला और विज्ञान दोनों लागू होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही जो मिश्रण है उससे ही हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर सर्वेक्षण के त्रिभुजीकरण सिद्धांत में मापन किया जाता है एक भुजा दो कोण का, एक भुजा एक कोण का, दो भुजा एक कोण का, या तीनों भुजाओं का। तो त्रिभुजीकरण, त्रिभुजी मतलब तीन भुजाएं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो यदि आ गए तो कम से कम आपको ये ना हो कि आपने पढ़ा नहीं, है ना। क्वेश्चन समझ में ना आना, क्वेश्चन ना बनना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पता होना, क्वेश्चन पढ़ा होना एक अलग बात है। पढ़ा होने से उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना, है ना। तो हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ चुके थे हम? सबसे पहले हम पढ़ चुके थे भूमापन, भूमापन की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, ठीक है, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत। फिर हमने भूमापन में प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जरीब के बारे में पढ़ा था, थियोडोलाइट के बारे में पढ़ा था, टेबल के बारे में पढ़ा था, सूजा के बारे में पढ़ा था, ऑफसेट, है ना, राइट एंगल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ATSM के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ट्राइबैच क्या होता है, ट्राइपॉड क्या होता है, मशीन क्या होती है, DGPS क्या होता है ना। और ऐसे ही उसमें आगे जाकर देखते कोर्स का भी है। तो अभी कोर्स हमने नहीं पढ़ा था, तो हम बताएंगे कोर्स समय आने पर, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे DGPS का भी पूछ लेते हैं, जैसे कि राइट एंगल प्रकाश किरण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। राइट एंगल किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली परावर्तन पे काम करता है वो, ठीक है। चलिए, इतना हम समझ गए। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे चैप्टर, यानी कि थोड़ा सा मिट गया है ना। तीसरा क्या था? रेखा मापन की पद्धति एवं ग्राम परिमिति, ठीक है। चलिए, तो रेखा मापन की जो पद्धति, रेखा मापन का मतलब होता है, सिंपल समझिए आप, जो सर्वेक्षण का कार्य है वो रेखा मापन की पद्धति से किया जाता है। रेखा मापन की पद्धति से यानी कि सीधा सीधा नापा जाता है ना। ऐसे नहीं नाप सकते आप। मान लीजिए कोई भी ज़मीन है, यदि ये ज़मीन है हमारी, है ना, इस तरीके की इरेगुलर शेप में खेत होते हैं, तो इसको कैसे नापेंगे आप? तो इसको हम रेखा मापन से, यानी एक पॉइंट से इसकी दूरी, फिर इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। ये देखिए, इतने बिंदुओं में हमको इसकी दूरी एग्जैक्ट मिल जाएगी। लेकिन ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आगे, इसको समझने की शुरुआत है। ये तो तब आप जब कर रहे हो, लेकिन इसके पहले बहुत सारा काम होता है ना। इसके पहले बेस चेक करना, पॉइंट चेक करना, चांदा मिलान करना, स्थायी मेल ढूंढना, ठीक है। फिर इस पॉइंट को चेक करना, ये सही काबिज है या नहीं। फिर इसको कहीं और से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे एक पॉइंट, तो एक पॉइंट और कहीं से चेक करेंगे, है ना। तो हमको ट्रायंगल मेथड में इसकी एग्जैक्ट तो वो बात की बात है। अभी आप सिर्फ समझिए कि क्या है रेखा मापन, है ना। जो भी हम भू सर्वेक्षण का काम करेंगे किस बेसिस पे करेंगे? रेखा मापन के बेसिस पे करेंगे। तो रेखा मापन जो है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है बंद, एक होती है खुली। ये जो हम देख रहे हैं ये है बंद रेखा मापन, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सॉरी हाँ, ये जो है ये क्या है? बंद रेखा मापन है, ठीक है। तो बंद रेखा मापन जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से होती है। और इसी के बाद एक आ जाती है खुली रेखा मापन, जैसे कि नहर है, ठीक है, या सड़क है। तो इसमें बंद रेखा मापन में क्या होता है? बंद रेखा मापन में
एक बिंदी से शुरू होने के बाद उसी बिंदी पर वापस लौटकर आने को ही बंद रेखा मापन कहते हैं। ठीक है, और खुली का मतलब है जब जिस जगह से शुरू किया है और उस जगह पे ना ख़त्म होके कहीं और ख़त्म हो, है ना। ये तो जब कहीं और ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ चला गया, ठीक है, फिर ये पॉइंट यहाँ चला गया, ऐसे करके यदि ये चला जाएगा तो ये खुली रेखा मापन कहलाता है। तो इसी को माला रेखा मापन भी कहते हैं। अब इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है जरीब माला की रेखा, यानी जरीब से चलते हैं जो हम, ठीक है। फिर जरीब और दिक्सूचक का ये यूज़ करके, फिर आता है थियोडोलाइट माला रेखा, थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं जब, और एक होता है प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल में जब हम माला रेखा को प्रॉपर करते हैं, वो 4 तरीके की मेथड से हम कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा माला रेखांक, ठीक है। फिर आता है आपका ग्राम परिमिति। तो परिमिति का अर्थ होता है एक सर्किट बनाना, ठीक है, जो आपके स्थायी बिंदु हैं उनका एक सर्किट बनाना, इसी को कहते हैं परिमिति। और इसी से विस्तृत भूमापन यानी डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, त्रिकोणीय सर्वेक्षण किया जाता है। त्रिकोणीय सर्वेक्षण में हम इसकी त्रिभुजीकरण क्या होता है हमने आपको बताया था, 3 भुजाओं को जिसमें हम चेक करते हैं। देखिए, यदि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, तो आप एक चीज़ समझिए कि इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये आप कहीं भी चले जाएं, यदि ये पॉइंट शिफ्ट भी हो गया तो इसकी एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब इसको हम तीसरी भुजा से चेक कर रहे हैं, तो तीसरी भुजा से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। यदि ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यदि ये पॉइंट यहाँ कहीं चला जाएगा तो इसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में तीनों भुजाओं का यदि साइज़ फिक्स है तो उससे जो भी हम परिमिति बनाएंगे, जो भी हम मापन करेंगे, वो हमेशा एक्यूरेट आएगा, एरर मिनिमम एरर के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो। अब आता है नक्शा। तो नक्शा क्या होता है, नक्शे को आप ये समझिए कि जो भी भौगोलिक मतलब ज़मीन पर भूमि की क्या है स्थल आकृतियाँ हैं, उन स्थल आकृतियों को ड्राइंग करना एक प्लेन पेपर पे 2D फॉर्म में यानी कि 2 दिशाओं में, है ना। एक ऊपर x और एक y, 2 अक्षांश पे जब हम काम करते हैं तो क्या कहलाता है आपका 2D, है ना। तो 2D में स्थल आकृतियों को प्रदर्शित करता है जब कोई भी ड्राइंग, उसको हम मैप कहते हैं या क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं, ठीक है। निर्देशांक, है ना। तो अब निर्देशांक होता है, तो एक होता है गोलीय निर्देशांक, जिसमें क्या करते हैं, जब हम किसी क्षेत्र का भूमापन करते हैं और उसके आकार, उसके भूमापन को अनिवार्य परिशुद्धता की मात्रा यानी कि 0 एरर के साथ या मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जब हम काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है हमारा गोलीय निर्देशांक का हम काम करते हैं। गोलीय निर्देशांक में हम क्या करते हैं, अक्षांश देशांश जो होते हैं हमारे, उनको अस्थायी मानकर उनके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के आधार पर इस पर काम किया जाता है। दूसरा आता है आयताकार निर्देशांक। तो आयताकार निर्देशांक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में इसको लिया जाता है ना, और एक्सिस पे इसको 2 एक्सिस में बांटकर इसको किया जाता है। चौथा आता है आपका निश्चित बिंदुओं की परिभाषा। तो निश्चित बिंदु जैसे हम ट्रावर्स बना रहे हैं, चांदा बना रहे हैं, गोदा बना रहे हैं, तो ये जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं पॉइंट्स बना रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं, इसी को निश्चित बिंदुओं की परिभाषा कहते हैं, ठीक है। इतना ही है आपका इसमें। फिर आता है एक चांदा, क्रॉस चांदा या कटान द्वारा चिन्ह निश्चित करना। तो देखिए, क्रॉस चांदा या कटान क्या होती है, क्रॉस चांदा क्या होता है हमारा, जैसे कि एक चांदा ये बनाया हमने, एक चांदा ये बनाया, तो इस चांदे के बीच में यदि ये भूमि चल रही है, ये खसरा है हमारा जो हमको सर्वेक्षण करना है, ठीक है, ये हमारा सर्वेक्षण करने वाला खसरा है। तो ये पॉइंट्स जो हैं क्रॉस चांदे में या किस में आते हैं हमारे, किस में आते हैं हमारे, ये इसी को हम कहते हैं हमारा कटान, ठीक है। जब भी कोई लाइन चांदा की लाइन को काटता है तो वो हमारी कहलाती कटान। ये जरीब लाइन है ना, चांदा टू चांदा जब हम चल रहे हैं, और जो इस चांदा की जो लाइन है, जरीब लाइन है, इस पे जब भी कोई भूमि का जो भूमापन जिस हम भूमि का कर रहे हैं उसकी कोई भुजा इसको यदि काटती है, तो जिस पॉइंट पे काटती है वहाँ पर कटान निर्मित होता है, ठीक है। इससे भी हम भूमापन कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए,
अब देखिए रेखा मापन के प्रयोजन, जो रेखा मापन होता है उसके प्रयोजन के लिए ग्रामों को वर्गीकरण किया गया। पहला, का के फॉर्म में, खा के फॉर्म में, गा के फॉर्म में और घा के फॉर्म में। तो का मतलब कि वो नक्शे जहाँ पर संपूर्ण भूमापन जो है वो रेखा मापन चिन्हों पर आधारित हो। दूसरा, जहाँ पर कुछ रेखा चिन्हों पर आधारित हो। और दूसरा क्या है, भूमापन की कंडिका 11-12 में दिए गए कारणों से बिना रेखा मापन के चिन्हों के ही किया जाए। गा जो होता है उसमें क्या होता है, जहाँ कास्त के छोटे छोटे टुकड़े तंत्र यत्र तत्र जंगल में फैले हों और ऐसे ग्रामों में केवल सीमा का भूमापन रेखा मापन चिन्हों पर आधारित हो, यानी कि सीमा का रेखा जो भूमापन है वो रेखा मापन से हो। और घा ऐसे जो अस्थिर स्वरूप के हैं और जिनकी कोई सीमा नहीं होती है, तो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं समान अधिकार और कब्जे में होते हैं, उनमें रेखा मापन का औचित्य नहीं रहता। इसलिए ऐसे कंडीशन में खाते की भूमि का सही आकार प्रकार तो नक्शे में दर्शाएंगे, लेकिन जंगल या बंजर भूमि को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखा मापन। अब आता है नजूल भूमि सर्वेक्षण, यानी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में केवल कि नजूल भूमि सर्वेक्षण क्या होता है। तो जो नगर भूमापन है ना, नजूल मतलब कि नगर जो भूमापन है उसके लिए ट्रावर्स के जरिए निश्चित स्थान निर्धारित करेंगे। जैसे कि हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र में जो नजूल की भूमि है, कौन सी भूमि है, नजूल की। तो यहाँ पर क्या होगा, नगर भूमापन। ठीक है, तो नगर भूमापन की स्थिति में क्या किया जाएगा, निश्चित टावर्स स्थापित किए जाएंगे और फिर भूमापन किए जाने वाले नगर से संबंधित जो कार्य होंगे उसके लिए सीएलआर महोदय द्वारा एक प्रशासकीय इकाई निर्धारित की जाएगी जिसके द्वारा ये कार्य किए जाएंगे और इसके जो प्रभारी अधिकारी बनाए जाएंगे वही इसकी सीमाओं के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायित्व होंगे। फिर नक्शे भवन बनाने का पैमाना, तो देखिए जो उसमें हम कर रहे थे 1/4000 है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 40 मीटर। लेकिन इसमें जो हम करेंगे वो करते हैं 1/500, 1/500। ठीक है, यानी कि एक जरीब में 5 मीटर, एक जरीब में 5 मीटर। स्केल चेंज हो जाता है उससे, फिर इसका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। फिर चांदों का संधारण सेम है इसमें, उपरिमितियाँ, पत्थरों का आकार और व्यवस्था। तो जो ट्रावर्स होंगे इसमें 3 फुट, वही जो हम जैसे चांदा पढ़ते थे, तो चांदा में क्या होता है, जो 2 फुट होता है वो ठीक है, हाँ वही 2 फुट 3 फुट का होता है। उसके बाद गाड़ने के स्थानों का चुनाव, तो ऐसे स्थानों को चुना जाएगा जहाँ पर पत्थर सुरक्षित रखे जा सके। फिर जरीब की जांच, तो हमेशा जरीब जो होगी, जब भी हम जरीब चलाएंगे तो जरीब की पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है, जांच की जाती है कि मापक जो है वो 100 फुट या 200 मीटर लंबा एक आदर्श नाप अंकित करें। फिर शीटें तैयार करना, विस्तृत भूमापन के लिए कर्मचारी और कर्मचारियों के काम के घंटे, है ना, ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या पढ़ रहे थे हम, भूमापन रेखा मापन की पद्धतियाँ एवं ग्राम परिमिति। ठीक है, अब हम आते हैं भूमापन की पद्धतियों पर। किस पर, भूमापन की पद्धतियों पर। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर जो है हमारा वो है भूमापन की पद्धतियाँ। अब भूमापन की पद्धतियाँ का मतलब होता है सर्वेक्षण। मेन काम जो है हमारा नापने का या माप करने का, उसके बाद नक्शा तैयार करने का, वो होता है भूमापन। ठीक है, तो भूमापन की पद्धतियों में सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि कौन सी, परंपरागत, सॉरी ये क्या है, इसमें सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल। देखो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो अभी तक चलती आई है ना, और जो अभी सर्वमान्य है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो परंपराएं हों, जो ट्रेडिशन चल रहा हो वो हमेशा सही हो। समय के साथ साथ चीज़ें बदलना ज़रूरी है, अन्यथा बहुत समस्याएं भी आती हैं और बहुत दिक्कत होती है और एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिशनल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ज़रीब, है ना, जरीब या ज़रीब, हाँ जरीब सर्वेक्षण। तो जरीब सर्वेक्षण में क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि आपका कोई खसरा है ना, ये खसरा है, अब हमको ये नापना है। तो इसको नापने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है चांदा, है ना,
ये होती 4, हम जो 4 पॉइंट मेथड बता रहे हैं, मान लीजिए 4 चांदे, तो चांदा चलेगा कैसे, सॉरी गलत पेन, एक मिनट, कलर चेंज कर दें पेन का तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो जरीब लाइन चलेगी आपकी 1 2 3 4 और एक डायगोनल, ये देखिए। अब इस तरीके से जब जरीब लाइन चलेगी तो जो नक्शा आपका कैलकुलेट होगा, जो आपकी जरीब होगी वो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक दे देगी। यहाँ पर जब फील्ड बुक आप जैसे इसकी बनाओगे, यहाँ पर मिलेगा एक कटान, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा ऑफसेट, यहाँ पर ऑफसेट, यहाँ पर ऑफसेट, यहाँ पर कटान, ठीक है, ये ख़त्म। फिर जब यहाँ से चलोगे तो ये मिलेगा ऑफसेट, ठीक है, ये मिलेगा ऑफसेट, है ना, और बस ठीक है, बाकी तो दूर है तो ये नहीं भी ले सकते हैं मान लीजिए। फिर जब ये चांदा चलेंगे तो ये मिलेगा ऑफसेट, ये कटान, ये कटान, ठीक है, यहाँ से चलेंगे तो ये कटान, ये कटान और ये ऑफसेट, यहाँ से ये मिलेगा ऑफसेट, ये ऑफसेट, ठीक है। इस तरीके से जरीब जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये होती ट्रेडिशनल मेथड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो जरीब के लिए, जरीब हो या कोई भी हो, सबसे पहले एक क्या बनाया जाता है, मेन स्टेशन। मेन स्टेशन मतलब कि जहाँ से सीमांकन शुरू होगा, जहाँ से भूमापन शुरू होगा। फिर यहाँ से डलती है एक सर्वे लाइन, यानी कि इस स्टेशन को जोड़ने वाली जो सर्वे लाइन है वो सारी सर्वे लाइन होती है, ठीक है। यानी कि A B C और D, ये 4 इसमें सर्वे लाइन डल गई आपको, ठीक है। फिर इसी में डलती है टाई स्टेशंस बनाए जाते हैं। जो टाई स्टेशंस होते हैं, जैसे कि ये टाई स्टेशन है E, ठीक है, ये E, सॉरी ये F, उसके बाद ये जो डायगोनल होता है इसको हम कहते हैं मुख्य लाइन या मेन लाइन, मुख्य रेखा या मेन लाइन, मुख्य सर्वेक्षण रेखा, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सब ऑफसेट होते हैं। ये जो किनारे में हमने निकाले ये सब क्या है, ये ऑफसेट है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, भू सर्वेक्षण में जरीब की बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद भूमापन में क्या जो सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती ट्रावर्सिंग की। ट्रावर्स स्थापित किए जाते हैं या चांदा स्थापित किए जाते हैं और उन चांदा का मिलान करके काम शुरू किया जाता है, ठीक है। फिर जरीब से फील्ड सर्वे के समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप जरीब से सीमांकन करेंगे तो सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या है, सबसे पहले जरीब का सत्यापन, ठीक है। फिर झंडी का उपयोग। बिना झंडी के यदि आप जरीब चला रहे हैं तो जो लाइन है वो जब लंबी आप जरीब चलते हैं तो एरर हो जाती है, इसलिए जरीब में झंडी का उपयोग ज़रूर करें। फिर आता है जहाँ पर कटान हो वहाँ पर क्या करें, फील्ड बुक में रीडिंग को दर्ज करते चलें, सारी रीडिंग प्रॉपर लें, है ना, सारी रीडिंग को दर्ज करते चलें, दर्ज करते चलें। अगला है ना, हर ऑफसेट को, मतलब उसमें तो सब आ जाएंगे, इसी के अंदर सब आ जाएंगे, चाहे ऑफसेट हो चाहे कटान हो, उसको सारे दर्ज करते चले। है ना, और जहाँ पर आपको एरर महसूस हो सूजा का इस्तेमाल ज़रूर करें आगे पीछे, तो उससे एक्यूरेसी कम होगी, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एरर कम होगी। फिर इसी को यदि आपको कहीं पर त्रुटि हो रही तो उसको जरीब को, जब तक आपको एक्यूरेट चांदा ना मिल जाए, एक्यूरेट कोई पॉइंट ना मिल जाए, तब तक भूमापन शुरू ना करें, ठीक है। अब इसमें सिर्फ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या है, 3 इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली है रेंजिंग की। रेंजिंग मतलब कि जब दूर से आपको कोई बहुत दूर का पॉइंट लेना हो, मान लीजिए चांदा आपको नहीं मिल रहा, आपको यहाँ कहीं से पॉइंट लाना हो और ये 8 जरीब दूर है, तो 8 जरीब यानी कि 8 दूनी 16, 160 मीटर। तो कई बार क्या होता है 160 मीटर में पेड़ लगे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेंजिंग करना दिक्कत करती है, ठीक है। दूसरा आता है जरीब खींचना। अब मान लीजिए कीचड़ है, फसल लगी हुई है, ऐसे में जरीब खींचने में दिक्कत आती है, ठीक है। कीचड़ है मान लीजिए, तो कीचड़ है, जैसे अभी खरीफ का सीज़न आएगा, इस खरीफ के सीज़न में जरीब खींचने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी।
ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई है वो है त्रिकोणीय सर्वे, त्रिभुज मापन से जो हम करते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, या ये चांदा हमने सबसे पहले जो शुरू किया मान लीजिए, तो यहाँ पर कोई स्थायी मेड़ बनी हुई थी, है ना, भू अभिलेख की एक मेड़ बनी हुई, भू अभिलेख मिसल की मेड़ बनी हुई थी स्थायी बंदोबस्त की, और एक यहाँ पर कुआं है जो कि नक्शे में दर्ज है। इन दोनों को हमने चेक किया, ये दोनों सही है। फिर तीसरा कोई हमने मेड़ ढूंढी जो यहाँ कहीं थी, ठीक है, उस मेड़ से इसकी दूरी, उस मेड़ से इसकी दूरी और उस मेड़ से इसकी दूरी सही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सही हो गए। जब ये दो पॉइंट सही हो गए, अब इन दोनों पॉइंट से आप कोई सी भी दूरी लेंगे, यानी यहाँ से यदि ये 7 जरीब लिया आपने और यहाँ से ये 8 जरीब लिया और नक्शे में भी इतना ही है, तो ये पॉइंट सही है। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 8 जरीब लेकर जाएंगे, फिर इसको 7 जरीब ले जाकर इसमें क्रॉस करेंगे। जब तक ये दोनों पॉइंट नहीं मिल जाएंगे तब तक फिर हम नहीं करेंगे। ऐसे इसमें, इसके बाद इसमें और फिर इसमें कर लेंगे, फिर ऐसे ही इसमें जाएंगे जब, तब एक इसमें और एक इससे कर लेंगे डिस्टेंस, और जब इस पे जाएंगे तो एक डिस्टेंस यहाँ से चेक कर लेंगे और एक डिस्टेंस यहाँ से चेक कर लेंगे। ऐसे करके त्रिकोणीय जो वो है त्रिभुज मापन है, उससे हम तीन भुजाओं के माध्यम से सही पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसको चतुर्भुज मापन भी किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसमें सारे पॉइंट चेक करने पड़ते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है हवाई सर्वेक्षण एवं नक्शा परिष्कृतिकरण, यानी कि फोटोग्रामेट्री, यानी कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से ऊपर से जो हवाई रूप से, जैसे डिजिटल सर्वे अभी आपका ड्रोन सर्वे हुआ जिसको हम ड्रोन सर्वे भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री लेकर या एरियल फोटोग्रामेट्री लेकर भूमापन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी करवाया जाता है। जैसे स्वामित्व योजना आपने देखी होगी तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही करवाई गई है, उसमें इन्होंने हवाई फोटोग्राफी का यूज़ किया है, एरियल फोटोग्राफी सर्वे का यूज़ किया है, और उसके माध्यम से इन्होंने भूमापन तैयार किए हैं। ठीक है, इसमें एक लेंस होता है प्रॉपर अच्छा वाला, कैमरा की कोन होती है, फोकल प्लेन होता है, कैमरा की बॉडी होती है, ड्राइव मैकेनिज्म होता है, इन सब के यूज़ से इसमें ये प्रॉपर वो कर पाते हैं, आपका इमेज कैप्चर कर पाते हैं। फिर उस इमेज को हम जीटी करके या भौतिक सत्यापन करके सुधार लेते हैं। फिर आता है फोटो रेक्टिफिकेशन एंड एनलार्जमेंट, तो वही है, फ़ोटो खींच लिया, फिर उसका स्केल चेक करके उसको अपने हिसाब से यूज़ करके अपने यूज़ के हिसाब से उसको हम चेक कर लेंगे और सुधार लेंगे। फिर आता है आपका ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि धरातली सूचनाओं को नियंत्रित रूप से संचालित करने की नितांत आवश्यकता होती है, जिसे धरातली जरूरी है। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स यानी कि जैसे जो हमने ये बनाया है ना, इसकी एरियल की बात कर रहे हैं, एरियल को भी मैच करने के लिए, एरियल को मैप करने के लिए, एरियल को करेक्ट करने के लिए भी हमको कंट्रोल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद आते हैं हम ट्रेडिशनल के बाद मॉडर्न। ठीक है, क्या आता है फिर मॉडर्न पे, तो मॉडर्न जैसे आप सबको पता है मॉडर्न क्या है, ETSM है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोटल सर्वे मशीन या इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन, जो आपको उसको नाम देना हो, जो आपको इजीली याद हो जाए, आप वो नाम उसको दे सकते हैं, है ना। मॉडर्न आधुनिक पद्धति, तो क्या है वो, ETS, DGPS और कोर्स, 4 मेथड हैं अभी इस समय जो चलती हैं, है ना, ये चारों आधुनिक हैं। ETS मशीन में भी सेम चीज़ होती है। सबसे पहले हम चांदा स्थापित करते हैं, चांदा स्थापित करने के लिए 2 पॉइंट से काम चलाया जाता है, लेकिन 2 पॉइंट को स्थापित करने के लिए तीसरे पॉइंट की आवश्यकता होती है ना, बिना तीसरे पॉइंट के आप 2 पॉइंट स्थापित नहीं कर सकते। जब हम वो कर लेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें ETS में सबसे पहले की जाती है क्या कहते हैं, सेटिंग। ठीक है, सेटिंग करने के बाद सेंटरिंग, सेंटरिंग के बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद सेटअप, सेटअप के बाद जॉब, न्यू जॉब, न्यू जॉब के बाद क्या करते हैं हम, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद सर्वे। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी तो सिर्फ आप इसमें जो बुक के हिसाब से दिया वो समझ लीजिए। ठीक है, अब ETS का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, मान लीजिए यहाँ पर मकान निर्मित है, ठीक है, तो जरीब यहाँ तक तो आ गई, अब यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सीध में ले लेंगे, फिर सीध से यहाँ से वापस मापेंगे और फिर हम यहाँ से लाके वापस ले जाएंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ तक है तो ठीक है, पर यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम जरीब से करने में हमको बहुत दिक्कत आएगी, तब क्या करते हैं हम, ETSM शिफ्ट किए,
एक बार ETS हम यहाँ रखी, एक बार ETS यहाँ रखी, 1 और 2, ठीक है। पहले हमने इस पॉइंट को यहाँ से ले लिया और एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, हमको दोनों की दूरी मिल जाएगी मशीन में, ठीक है। इसलिए मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें रिसेक्शन, इंटरसेक्शन और स्टेक आउट वगैरह के पॉइंट्स होते हैं, मेथड्स होती हैं, ये बहुत ईजी हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ETS में आपको फील्ड बुक नहीं बनानी पड़ती। लाइका सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली आपके सीमांकन की क्या बन जाती है, भूमापन की क्या बन जाती है, फील्ड बुक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर जो है, इसकी मशीन के साथ एक CD आती है, उसमें अवेलेबल होता है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका ये भूमापन की पद्धतियाँ। फिर अब हम आते हैं मानचित्रण एवं अलामातें। मानचित्रण मतलब कि मैप, है ना, मानचित्रण एवं तो मानचित्रण मतलब कि हमने क्या बताया आपको, मैप, ठीक है। तो मानचित्रण एवं अलामातें, अलामातें मतलब रूढ़ी चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मौके को मिलान किया जाता है। जो मैप बनाया जाता है, जो मैप आपने बनाया है ना भूमापन के बाद, उस मैप को मौके पर मिलान किया जाता है कि कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। जैसे आपके मैप में वो 3 जरीब आया, तो मौके पर उसको 3 जरीब को चेक किया जाएगा कि 3 जरीब है या नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके क्रमांकन किया जाता है। तो क्रमांकन कैसे किया जाता है, जो नंबर दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, दक्षिण पूर्व के कोने से नहीं, उत्तर पश्चिम के कोने से शुरू होते हैं और दक्षिण पूर्व के कोने पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ये हमने मैप बना दिया, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर ये रोड गई है दूसरे गांव में, ठीक है, ये फॉरेस्ट। अब दक्षिण कौन से, ये उत्तर बना देते हैं, सबसे पहले उत्तर, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे हम, उत्तर पश्चिम से। तो उत्तर पश्चिम पे पहला नंबर डाला हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नहीं सॉरी यहाँ से नहीं जाएंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। तो देखिए यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर शुरू हुआ, यानी दक्षिण पश्चिम से शुरू, उत्तर पश्चिम से शुरू होता है और दक्षिण पूर्व पे आकर ये नक्शे के नंबर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। संख्यांक जो है वो हमेशा कैसे, सर्पाकार रूप में दिया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब नंबर दिया जाता है, आपको दिख रहा है जैसे ये, इसमें मेड़ प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, मेड़ होनी चाहिए दो नंबरों के बीच में, है ना। यदि 2 नंबरों के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप है तो हम प्रॉपर चेक कर लेंगे कि वहाँ पर नंबर देना है या नहीं देना है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पर हम नंबर छोड़ देंगे। यदि 2 चीज़ें सेम हो रही हैं तो उनको नंबरों को छोड़ देंगे। उसके बाद इन नक्शों में जो स्थायी निर्माण है, जैसे कि कब्रिस्तान है, मैदान है, ग्राउंड है, पंचायत है, मंदिर है ना, इस तरीके के कोई भी हैं तो उनके प्रॉपर चिन्ह हैं, अलामात हैं, अलग अलग अलामात हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। रोड के लिए जैसे कि अलग है, ये क्या है, खाली है तो नाला हो सकता है, नदी, ये हो गई रोड, ये क्या है, रेलवे, है ना। इस तरीके से अलग अलग अलामात हैं। जैसे कि ये क्या है, मंदिर,
ये क्या है, चर्च। ठीक है, अलग अलग अलामात हैं ताकि नक्शे में आसानी हो देखने की या पहचानने की कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है ना। आबादी के लिए जैसे हम लिखते हैं ये आबादी का निशान है इतना बड़ा, यदि यहाँ पर हम आबादी बना देंगे तो ये आबादी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चिन्ह बने हुए होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे छठवें चैप्टर पे। छठवां चैप्टर क्या कहता है हमारा, क्षेत्रफल। हमने कहीं अभी लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था 3 दिन पहले वो इसी का था, जिसको हम एरिया जो हमने निकाला था रकबा बरारी वाला। छठवां क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने की पद्धति। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक कंघी, दूसरा चाहिए आपको प्रकार, तीसरा चाहिए डायगोनल स्केल या विकर्ण स्केल, चौथा चाहिए गुनिया। ठीक है, कंघी मतलब कि ये इस तरीके की कंघी होती है, प्रकार ये होता है ना, जो हमने बचपन में स्कूलों में पढ़ा होगा। डायगोनल स्केल हमने बताया था, कल ही बताया था, इस तरीके का होता है। बस इसमें क्या होता है, इस तरीके से लाइन होती है ना, डायगोनल स्केल ही होता है। और फिर गुनिया एक छोटा सा स्केल होता है जिसे 10 जरीब तक आराम से नापा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप इसको समझिए, हमने कल भी बताया था, इसको एक बार आप बहुत अच्छे समझना तो आपको एरिया मेजरमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखिए मेरा ये खसरा है। ठीक है, ये मेरा खसरा है, मेरे को इसको कंघी से एरिया इसका मेजर करना है। तो क्या करूँगा, मैं कंघी को इसके ऊपर रखूँगा, इस लाइन को बेस मानकर मैंने इसके ऊपर कंघी रखी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं जूम। एक मिनट, हाँ लाइट यहाँ पर ज़्यादा आ रही होगी तो मैं इस लाइट को एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब आप, हमने रखा यहाँ पर बेस। ठीक है, किसका, हमारे कंघी का। तो जब कंघी का हमने बेस रखा तो आपने प्रकार का एक पॉइंट यहाँ रखा, अगला पॉइंट यहाँ रखा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका एरिया है। अब क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि ये लाइन सीधी नहीं है, तो ये लाइन यहाँ पर भी सीधी नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करना, जब आपको ये समझ में ना आए तो आप इसको यहाँ से ये बांटें और यहाँ से ये बांटें, तो पूरे से पूरा जितना कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है इतने को नाप लीजिए, और फिर जो आधा आधा दोनों में आ रहा है उसके हिसाब से इसको बढ़ा दीजिए, तो वो यही आएगा जो ये बना हुआ है। अब जब पूरा बना होता या रेक्टेंगल होता तो कैसे नापते, जैसे ये आ रहा है, तब क्या करते आप, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको आप ये देखिए, इस सब छोड़कर आप केवल इसको देखिए, यदि ये बना हुआ तो कितना है, तो आप इसको देखिए कि आप जो मेजर कर रहे हैं, जो बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं, उसके बीच में जो क्लोज्ड एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, उसके कितने फ्रैक्शन में ये आ रहा है। तो जितने फ्रैक्शन में ये आ रहा है प्रकार उतना ही फ्रैक्शन चलेगा। जैसे यहाँ पर 50% है तो यहाँ से प्रकार कितना चलेगा, 50% चलेगा। बस यही मेथड फॉलो करके आपको सबको जोड़ देना है। ठीक है, कैसे, इसको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है ना, उस दिन भी मैंने बताया था, आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो चेक करेंगे। तो अब 2 तरीके से आप एरिया मेजर करेंगे। कैसे, एक प्रकार को बढ़ाते जाइए, प्रकार क्या लिया, यहाँ तक लिया, फिर यहाँ लेकर, अब इतना तो देखिए A1 तो ये A1 हो चुका है, ये A1 हो चुका है, यहाँ पर लिया हमने A1, ये नीचे वाला पॉइंट यहीं रहने दिया और इस वाले पॉइंट को और ओपन कर दिया, तो और ओपन कर दिया, A2 आ गया, A1 प्लस A2 हो गया। लेकिन यदि आपको ये दिक्कत हो रही है तो आपने A1 लिखा, इसको यहाँ पर स्केल है,
मेजर कर लिए कितना आया A1 लिख लिया, फिर A2 मेजर किया, A2 लिख लिया, A3 लिख लिया, A4 लिख लिया, A5 और A6 लिख लिया और सबको जोड़ दिया, ठीक है। या फिर जो मैंने बताया A1 लिख लिया, यहाँ लाए, A2 जोड़ दिए, ये A1 प्लस A2 आए, नीचे ले आए, एक पेज को फिक्स किया, फिर ओपन करते गए, ऐसे करके लास्ट में मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्र का मापन कर सकते हैं। अब ETS में क्या होता है, जब ETS में जब आप जाएंगे तो ETS में है ना, कंघी से तो अब आपको बन गया होगा, मतलब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए देखिए क्या होगा, कंघी प्रकार आप ले लीजिए तो आपको ईजी पड़ेगा, है ना। ये हो गया कंघी प्रकार से। ETS में क्या होता है, हम F8 दबाकर पेज पे जाते हैं, बहुत सारे पेजेस आते हैं, पेजेस में जाना है, एरिया पे जाना है, एरिया चुनने के लिए पॉइंट्स चुन लेंगे, क्लोज फिगर से पॉइंट्स ABCD ले लेंगे, है ना। क्रम सही रखिएगा वरना आपका मैप सही नहीं बनेगा, मैप सही नहीं बनेगा तो एरिया नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पर पॉइंट्स करके सेव करके स्टोर करेंगे, ये आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, तो बस हो गया, ऐसे मेजर हो जाएगा आपका, उसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ETS में एरिया मेजरमेंट करना। ठीक है, अब बचा है जो वो है आपका कार्यकारी अनुदेश 7वें के चैप्टर के। तो क्या कहते हैं 7वें के अनुदेश, सबसे पहले गुमशुदा या गलत चांदों को 2 या अन्य चांदों की सहायता से निश्चित करना। देखिए यदि आपको मौके पर एक ही चांदा मिल रहा है तो उसको 2 या 2 से अधिक चांदों के साथ क्रॉस चेक करना है कि ये चांदा सही है या नहीं है तो ज़्यादा नहीं करना हमको, ठीक है। उसके बाद भूमापक को भूमापन के साथ साथ भूमि पर अपनी जरीब लाइन पर प्रत्येक 5वीं और 10वीं जरीब दर्शाते हुए चिन्ह या गोदा बनाते, मतलब जब आप 5 या 10 जरीब चल जाएंगे तो वहाँ पर एक गोदा या फिक्स एक कोई बड़ा सा पॉइंट बनाकर चलते चलें, ताकि क्या होगा आपको कैलकुलेशन में एग्जैक्ट, यदि मान लीजिए बीच में कहीं गलत ज़्यादा हो जाए तो आप उस पॉइंट से ही सीधे जा सकें। लट्ठा ऑफसेट रॉड ज़रूर रखें ताकि जो ऑफसेट पॉइंट्स आप लेते हैं छोटे छोटे उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। फील्ड बुक ज़रूर बनाएं, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने चला है वो कितना सही आपका गया और उससे आपको जो भूमापन आपने किया उसका मैप बनाकर चेक करने में आसान होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आता है आधुनिक सर्वेक्षण का विस्तृत में। तो इसमें जो आधुनिक सर्वेक्षण दिया है, अभी हमने क्या देखा, कार्यकारी अनुदेश भी देख लिया 7वां चैप्टर, और 8वां है आधुनिक सर्वेक्षण। तो आधुनिक सर्वेक्षण में इस बुक में केवल ETSM के बारे में डिटेल में दिया है ना। तो डिटेल में वही है, सेंटरिंग, लेवलिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, लाइववेयर और इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हार्डवेयर मतलब कि जो मशीन है वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब कि जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल है, और लाइका का सॉफ्टवेयर जिससे फील्ड बुक बनती है। तीसरा है डेटा, डेटा जो हम उसमें इनपुट देंगे, चाहे पेन ड्राइव से, चाहे कार्ड से, चाहे जो उसकी इंटरनल मेमोरी में सेव है, ठीक है, ये चीज़ों पे दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है जो आधुनिक जो हम पद्धति लेकर आए हैं, या जो हम क्या लेकर आए हैं, ETS लेकर आए हैं, उसका उद्देश्य है आसानी से करना, समय बचाना, है ना, और एक्यूरेसी को बढ़ाना। तो जिसमें इसमें जो एक्यूरेसी है वो लगभग 4 से 5 मीटर की है, यानी मतलब आप 200 मीटर आएंगे तो 200 में 4-5 मीटर की एक्यूरेसी है, मतलब एरर हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेथड पूरी इसमें यही लिखी है कि आपको कैसे क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ETS मशीन को सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, न्यू जॉब क्रिएट करना है। न्यू जॉब क्रिएट करके हम क्या करेंगे, न्यू जॉब क्रिएट करके हम डेटा को सेव कर देंगे। डेटा को सेव करके सेट ओरिएंटेशन से करेंगे। सेट ओरिएंटेशन के बाद जॉब देंगे। जॉब चालू करने के बाद उसमें एक बैकसाइड आईडी या नॉर्थ डायरेक्शन हम मशीन को बता देंगे कि तुम नॉर्थ में सेट हो गई हो, अब जो भी तुम मैप बनाओगी वो नॉर्थ में बनेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्वे को स्टार्ट कर देंगे। तो सर्वे जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे वो स्टेशन का नाम पूछेगा, ठीक है। स्टेशन का नाम के बाद वो पॉइंट्स लेना शुरू कर देगा। अब हम जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहाँ वहाँ वो पॉइंट्स लेता जाएगा। लास्ट में हम पॉइंट्स को चेक करके दूरी निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और यदि कोई पॉइंट हम कम ज़्यादा आ रहा है तो हम अपने हिसाब से उसमें पॉइंट्स को फीड करते हैं, फिर उस पॉइंट का हम स्टेक आउट कर देते हैं, ठीक है। वो हम मशीन का जब आपको वीडियो बताएंगे या सीमांकन जब हम अलग से बताएंगे उसमें बता देंगे। इतना इसमें ये लीजिए आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, आधुनिक सर्वेक्षण हो गया हमारा, और कुछ बचा है, ETS मशीन का व्यवहारिक प्रशिक्षण हो गया आपका, मतलब ऐसे ही रफली, वो तो डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा वो।
है ना। फिर आता है सीमांकन। तो सीमांकन कैसे करना है, सेम मेथड है मशीन वाली जो हमने बताई, स्टेक आउट करके, सर्वे करके और जरीब से जरीब लाइन खींच के, ठीक है। फिर अभी जो नया आया है वो आया है कोर्स। कोर्स में क्या है, एक टैबलेट दिया हुआ है, उसके अंदर सेट सर्व करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसमें जो मैप्स हैं वो MPSEDC या मैप प्लस मैप ID द्वारा जो मैप हैं आपके, उसकी LGD के हिसाब से उनको जियो रेफरेंस किया जा रहा है, ताकि जो जैसे सहारा या MP किसान ऐप का मैप है उसकी और ज़्यादा एक्यूरेसी में इस मैप को जियो रेफरेंस किया जा रहा है। हालांकि अभी पायलट में है और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो जब ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा तब इसकी एक्यूरेसी 5 सेंटीमीटर के पास में है, मतलब 5 सेंटीमीटर तक ये आपका मैप आपकी लोकेशन से एग्जैक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको केवल नया प्रोजेक्ट बनाना है और वहाँ मौके पर जा के केवल पॉइंट्स को ले लेना, सेव कर देना और आपका वो बन गया, ठीक है। फील्ड बुक के लिए इसमें आपको ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सर्वेक्षण की तकनीकें समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा MPLRC होगा, बेसिक्स बिल्कुल, और नियमावली होगा, है ना। वो भी बेसिक्स में हम ख़त्म कर देंगे, 2 दिन के अंदर में हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आपको नामांतरण की क्लास एक दे देंगे कि नामांतरण मतलब ये किसान बेस्ड होगी, प्लस पटवारी बेस्ड होगी, प्लस न्यायालय बेस्ड होगी। उसमें हम आपको बताएंगे आवेदन कैसे करना है, आवेदन कैसे प्रोसेस होता है, आवेदन की पूरी प्रोसेस क्या है, प्लस आवेदन का टोटल खर्चा कितना होता है, कितने रुपये में कोई व्यक्ति अपना फौती का, क्रय विक्रय का, वसीयत का नामांतरण करवा सकता है, ठीक है। और साथ में हम सीमांकन में बताएंगे। अब हम आपको प्राइसेस भी बताते चलते, काफ़ी सारे लोग हमको पूछ रहे हैं कितने रुपए में हो जाता है एंड ऑल, तो हम आपको जो शासन की शुल्क है, शासन के शुल्क के साथ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका ये काम और कितने राशि में हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हम आपको आने वाले दिनों में ये कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि हो सकता है जब बरसात आ जाए तो बरसात में हमारी ड्यूटी यहाँ वहाँ लग जाए तो शायद हम आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियो ना दे पाएँ। फिर भी हम कोशिश करेंगे समय से आपको आपकी सुविधाओं को, आपकी दुविधाओं को सॉल्व करते हुए वीडियोज़ दे पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।